नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग शुरू किए थे बायोलॉजी में हम लोग पढ़ चुके थे कोशिका। कोशिका के आगे आज हम लोग टॉपिक करेंगे, यानी कोशिका से ही संबंधित है। हम लोग बात करते हैं कोशिकांगों की, यानी कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं, कोशिका में क्या क्या पाया जाता है, इन अंगों की बात करते हैं कोशिका के कोशिकांग। और यकीन मानिए, इधर से आपको कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। हर एक एग्जाम में इधर से प्रश्न पूछा जाता है कोशिका के कोशिकांग से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ जाओ कोई पेपर है, प्रश्न ही नहीं आता आपका। किसी भी परीक्षा का पेपर हो, सब में कोशिका से पूछा जाता है। पहला तो हम लोग बात करते हैं कोशिकांग की। कोशिकांग की बात करते हैं, सबसे पहला हम लोग पार्ट करते हैं कोशिका का, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में बात करते हैं। कोशिका झिल्ली, या इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली क्या है, ये कोई कोशिका है। ये कोशिका के सबसे जो बाहर लेयर है, ये जो सबसे बाहर लेयर होती है, यही क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। आपसे पहला तो यही बोला जाए, ये कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। क्या है, कोशिका झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। कोशिका की बात करें, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण है, यानी सबसे बाहरी भाग तो है, पर ये क्या करता, कोशिका की सुरक्षा करता है। यानी कोशिका को जो भी क्षति पहुंचाने वाले ऑर्गन्स हैं, उनसे क्या करता है, इनको रोकता है। कोशिका का क्या सुरक्षात्मक आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है, तो बताओ, ये जंतुओं में पाई जाती, यानी जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में कहाँ पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में। दूसरी बात करें कि ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली कैसी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली कैसी है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब ये है कि चुनिंदा ही चीजों को अंदर आने देती है और चुनिंदा चीजों को ही बाहर जाने देती है। यानी जो चीजें कोशिका को हानि पहुंचाती हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देती है। और जो कोशिकाएं को क्षति पहुंचाती हैं, तो कोशिकाओं से बाहर निकलने का काम भी कौन करती है, कोशिका। और यही अर्धपारगम्य झिल्ली करती है। अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल झिल्ली है। अगर बात करें कोशिका का कार्य क्या है, एक तो सुरक्षा करना इसका कार्य है, पदार्थों का सबसे बढ़िया, पदार्थों का आगमन व निगमन, पदार्थों को आने देता है और जाने देता है कौन, तो ये कोशिका झिल्ली। किसी भी कोशिका में क्या करता है, पदार्थों का आगमन और निगमन का कार्य कौन करता है, कोशिका झिल्ली। ये बात आपको याद रखनी है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली से और क्या प्रश्न बनते हैं, कोशिका झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, तो ये भी प्रश्न आपसे लगातार पेपरों में आता है। ये किसकी बनी होती है, तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है। किस किस की बनी होती है, फास्फोलिपिड
और प्रोटीन की बनी होती है, तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोगों ने बात किया। यदि आपसे पूछ ले कि ये जो कोशिका झिल्ली है जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो यदि आपसे बोल दिया जाए क्या कि जंतुओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो यही कोशिका झिल्ली है। सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या है, तो कोशिका झिल्ली है। अगर आपसे बात कर लिया जाए ये जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है, ये रीट में शायद पूछा गया था, ये पूछा जा चुका है, पेपर में पूछा जा चुका है कि कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी होती है। तो आपको बताएं, कोशिका झिल्ली की मोटाई होती है कितनी, 75 एंगस्ट्रॉम। और आपको भी पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की घाते -10 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखनी। कोशिका की मोटाई कितनी है, तो कोशिका झिल्ली की मोटाई कितनी है, तो 75 एंगस्ट्रॉम है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घाते -10 मीटर। यदि इसको माइक्रोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको माइक्रोमीटर में करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना हो जाएगा, 10 की घाते -14 माइक्रोमीटर में बदल जाएगा। माइक्रोमीटर में ऐसे बदल सकते हैं, तो बता सकते हो ये क्या है, माइक्रोमीटर में बदल सकते हैं। यानी पदार्थों का क्या करता है, आगमन निगमन करता है। अर्धपारगम्य झिल्ली है कोशिका झिल्ली, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। और ये क्या करती है कि जंतुओं का सबसे बाहरी आवरण है, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण है। यानी कोशिका की सुरक्षा कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली। इसी वजह से कोशिका झिल्ली को संज्ञा दिया जाता है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। ये संज्ञा दी जाती है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो कोशिका झिल्ली को कहा जाता है और जंतुओं में ये पाई जाती है। दूसरी बात हम लोगों ने देखा होगा कि एक तो हो गया ये, दूसरा नाम सुना होगा आप लोगों ने क्या, कोशिका भित्ति। क्या, कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति से आपको याद रखना, कोशिका भित्ति ये कहाँ जंतुओं में है, तो ये कहाँ पाई जाती है, ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, तो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। एक बात। और दूसरी बात करें, ये पादपों का सबसे बाहरी आवरण है, पादपों का सबसे बाहरी आवरण। जंतुओं के लिए आवरण दे रहा था, सुरक्षा दे रहा था, तो कोशिका झिल्ली। पादपों में पाई क्या जाती है, तो कोशिका भित्ति। और ये क्या करेगा, इसका कार्य है ये, इसका कार्य क्या है, ये कोशिका को, पादप कोशिका की सुरक्षा करता है। पादप कोशिका की सुरक्षा करता है। पादप कोशिका की क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगर आप बात करें कोशिका भित्ति की, तो कोशिका भित्ति ये कैसी है, ये पारगम्य झिल्ली है, यानी परमेबल झिल्ली है। ये क्या करती है, चीजों को आने देती है। अर्ध पारगम मतलब सभी चीजों को अंदर आने देती है। पारगम्य झिल्ली है तो सभी चीजों को एंटर करा लेती है। पारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली परमेबल मेम्ब्रेन है। कैसी है, पारगम्य झिल्ली है। और यदि आपसे पूछ ले कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पादपों की कोशिका भित्ति, यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये बनी होती कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, हेमीसेल्युलोज की। सेल्यूलोज हेमीसेल्युलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्युलोज की बनी होती है। हेमीसेल्युलोज, हेमीसेल्युलोज प्लस सेल्यूलोज, यानी कोशिका भित्ति हेमीसेल्युलोज सेल्यूलोज की बनी होती है। आपको यह भी पता है कि कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी,
आपको ये याद रखना, कोशिका भित्ति की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट, आपसे यदि पूछ ले कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और आपसे पूछ ले कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती, तो अलग अलग वर्गों से अलग अलग होती है। जैसे बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, हेमिसेलुलोज और सेलुलोज। पादपों की बात करें तो पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति के बारे में और बात करें, कोशिका भित्ति से और क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये हम लोग को देखना है। कोशिका भित्ति की बात करें तो जब दो कोशिकाएं भित्ति जुड़ जाएंगी, एक कोशिका भित्ति ये है, ये क्या है? एक कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति 1 और एक कोशिका भित्ति आपकी ये दूसरी कोशिका भित्ति ये। दो कोशिका भित्ति के मध्य क्या पाया जाता है? दो कोशिका भित्ति के मध्य क्या पाई जाती है? तो मिडिल लेमेला। क्या पाई जाती है? मिडिल लेमेला। क्या पाई जाती है? इन दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कौन करता है? एक नाम होता है जिसको क्या बोला जाता है? मिडिल लेमेला। लेमेला क्या कहा जाता है? मिडिल लेमेला। और मिडिल लेमेला की बात करें, ये किसका बना होता है? ये बना होता है, मिडिल लेमेला बना होता है किसका? कैल्शियम। मिडिल लेमेला किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। पैक्टेट का मिडिल लेमेला किसका बना होता है? तो ये कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। और ये क्या करता है? मिडिल लेमेला दो कोशिका भित्तियों को जोड़ देता है। और यदि आपसे बात करें कैल्शियम पैक्टेट की, तो इसे पादप का सीमेंट कहते हैं। पादपों का सीमेंट कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता? पादपों का सीमेंट। इसका मतलब सीमेंट का कार्य क्या है? जोड़ने का कार्य है। तो वही क्या कर रहा है आपका मिडिल लेमेला, यानी कैल्शियम पैक्टेट क्या है? इन दो कोशिकाओं को जोड़ के रखा है। इनके मध्य जो पाया जाता है वो क्या होता है? मिडिल लेमेला। किसका बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट का। और आपको ये भी याद रखना कि यदि कैल्शियम पैक्टेट, ये जो कैल्शियम पैक्टेट है, इसकी मात्रा यदि कम है तो फल क्या होंगे? यदि मात्रा क्या है? मात्रा कम है, मात्रा कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा कम है, तो आपको परिणाम क्या मिलेंगे? फल मुलायम होंगे। क्या होंगे? फल मुलायम होंगे। और यदि कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा क्या है? अधिक है, अधिक है, तो क्या होंगे? फल कठोर होंगे। फल कैसे होंगे? कठोर होंगे। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये क्या है, कि ये बात करें आपसे कि यदि कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा कम है तो फल कैसे होंगे? मुलायम होंगे। और यदि कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा अधिक है तो फल कैसे होंगे? कठोर होंगे। इसका मतलब यदि फल मुलायम है तो फल कैसे हैं? पके हैं। और जब कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा अधिक है तो फल कैसे हैं? फल कच्चे हैं। क्या है? फल जब कठोर होते तो कच्चे ज्यादा होते, है ना? ये बात आपको याद रखनी है। कैल्शियम पैक्टेट किससे किसका बना होता है? तो मिडिल लेमेला कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है। कैल्शियम पैक्टेट को पादपों का सीमेंट कहा जाता है। यदि कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा कम हुई तो फल मुलायम होंगे। जैसे फल पक जाते हैं तब फल क्या हो जाते हैं? मुलायम हो जाते हैं। और यदि कैल्शियम पैक्टेट की मात्रा अधिक रही तो क्या हो जाएंगे? फल कच्चे रहते हैं, फल कठोर रहते हैं। इस वजह से क्या ज्यादा चिपके रहते हैं, कठोर पंक्ति का काम कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये थी आपकी कोशिका भित्ति, ये कोशिका झिल्ली थी, ये कोशिका भित्ति थी। कोशिका झिल्ली आपकी जंतु में पाई जाती है। और यदि कोशिका भित्ति की बात करें तो ये पादपों में पाई जाती है। और कोशिका भित्ति की बात करें तो सब में अलग अलग होती है। तो अगर बात करें पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो ये आपको बताना है किसकी पाई जाती है? तो सेल्यूलोज की पाई जाती है। यानी किसकी पाई जाती है?
पेड़ पौधों में किसकी पाई जाती है? सेलुलोज में। और यदि कवकों की कोशिका भित्ति की बात करें, इसमें आपको दूसरा प्रश्न याद रखना, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और यदि आपसे बात करें डाइटम, यह जिन्हें कहा जाता है भूरे शैवाल, भूरे शैवाल, तो भूरे शैवाल में कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो कोशिका भित्ति डाइटम जो रहते हैं उनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये बात आपको याद रखना, डाइटम्स की कोशिका भित्ति सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। तो ये तीन प्रश्न आपको याद रखना, पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की, डाइटम्स की कोशिका भित्ति बनी होती है तो सिलिका की। डाइटम्स को भूरे शैवाल भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि भूरे शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आप बता सकते हो क्या? तो ये सिलिका की बनी होती। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, एक प्रश्न और याद रखना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, ये प्रश्न आपके लगातार पेपरों में पूछे गए हैं। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये बात आपको याद रखनी है कि कोशिका भित्ति किसकी? बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ईस्ट की कोशिका भित्ति की यदि बात कर लिया जाए, ईस्ट की ईस्ट की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ईस्ट की भी कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? काइटिन की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये प्रश्न भी आपको याद रख लेना है, शैवालों की कोशिका भित्ति, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है तो हेमीसेलुलोज की, हेमी सेल्यूलोज, और साथ में क्या रहता है? प्रोटीन। ये क्या बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो हेमीसेलुलोज और प्रोटीन की बनी होती है। तो ये कोशिका भित्ति के संबंध में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इतने सारे, ये लगातार रेलवे ने बहुत सालों में पूछे, बहुत साल पूछे कि काइटिन किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है? तो काइटिन, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। हेमीसेलुलोज के साथ में इसमें कैल्शियम पैक्टेट भी लिखा रहता है। अगर शैवालों की बात किया जाए तो इसमें कैल्शियम पैक्टेट भी लिखा रहता है, कैल्शियम पैक्टेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम पैक्टेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि सिलिका है जो आपके शैवाल रहते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है हमें। ये बात आपको याद रखनी है। अगला हमारा है क्या? अगला तीसरा ऑर्गन्स, ये तो क्या है? कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली दो पढ़ लिया हमने। अगला हम पढ़ते हैं क्या? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य की बात करें, ये जो है आपका इधर से देखो तो ये क्या है? इसके बाहर एक और लेयर देखने को मिलेगी आपको, ये वाली, ये तो कोशिका झिल्ली हो गई। दूसरा ये क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। तो ये पादप में देखने को मिलेगी
और ये कहाँ देखने को मिलेगी? जंतु में देखने को मिलेगी। और ये जो आपको इधर इस कोशिका भित्ति के अंदर ये ऑर्गन्स मिलेगा, आपको एक पानी के टाइप का एक द्रव मिलेगा, जिसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। यानी तीसरा पढ़ेंगे हम लोग क्या? जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी जीव द्रव्य क्या है ये हम लोग देखना है। इससे भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो जीव द्रव्य के बारे में हम लोग देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा क्या? जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य क्या है? ये जीवन का भौतिक आधार है। जीव द्रव्य की बात करें, ये क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। और जीव द्रव्य की बात करते हैं तो जीव द्रव्य में ही कोशिका के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब के सब इसी में ही तैरते रहते हैं, इस जैव द्रव्य के अंदर ही रहते हैं। जैव द्रव्य को क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। जीव द्रव्य को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जैव द्रव्य से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, और यकीन मानिए आपको जो कंटेंट दे रहे हैं ना, ये लगातार पेपरों का एक समूह है, तो एक हिस्टोरिकल एरिया में बना रहे हैं। और यकीन मानिए कि जितने भी वर्ड लिखे थे अभी, वो सब के सब आपके पेपर में आए हुए हैं। अगला क्या है हमारा? जीव द्रव्य। क्या कहते हैं इसे? प्रोटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्म। याद रखिए, ये पूछा जा चुका है प्रोटोप्लाज्म। आपसे सीधा लिखा तो जीव द्रव्य नहीं लिखा था पेपर में, और मेरे ख्याल से 2018 में पूछा गया है कि प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की। तो पहला तो यही है, जीव द्रव्य की खोज किसने की? पहला ये। तो जीव द्रव्य की खोज किसने की, तो ये आपको बताना है। जीव द्रव्य की खोजकर्ता कौन है, ये आप बताइएगा। तो डुजार्डन ने क्या किया था? जीव द्रव्य की खोज किया था। डुजार्डन ने क्या किया था? डुजार्डिन ने क्या किया था? जीव द्रव्य की खोज किया था। और इस जीव द्रव्य को नाम क्या दिया? इन डुजार्डिन ने नाम दिया सारकोड। क्या नाम दिया? सारकोड नाम दिया था। अगर आपसे पूछ ले जीव द्रव्य को सारकोड किसने कहा, तो डुजार्डिन ने कहा। किसने कहा? डुजार्डिन ने कहा। अगर बात करें इस जीव द्रव्य को जीव द्रव्य किसने कहा? जीव द्रव्य को जीव द्रव्य किसने कहा? जीव द्रव्य का नामकरण की अगर बात कर लिया जाए तो नामकरण किसने करा? पुरकिंजे ने। किसने किया? पुरकिंजे ने। और प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म कहा। यानी जो डुजार्डिन ने आपका जीव द्रव्य खोजा था उसे उन्होंने सारकोड बोला था, और जो आपका जीव द्रव्य नाम दिया तो पुरकिंजे ने। ये बात आपसे अगर पूछ लिया जाए खोज कब हुई थी, तो 1835 में किया था। और एक वैज्ञानिक और आए, जीव द्रव्य की बात करें, ये जीवन का भौतिक आधार है। भौतिक आधार है। ये जीवन का क्या है? भौतिक आधार है। ये किसने कहा? ये हक्सले ने कहा था। किसने कहा था? हक्सले ने बोला था। किसने बोला? तो हक्सले ने बोला था कि जो जीव द्रव्य है वो क्या है? जीवन का भौतिक आधार है। ये बात हक्सले ने कही थी। और कब कही थी? तो ये बात भी आपको याद रखना, 1863 में इन्होंने कहा था। और जीव द्रव्य के बारे में एक मॉडल और पूछा जाता है, जीव द्रव्य की संरचना का सरल मॉडल कौन सा है? तो सरल संरचना के लिए एक मॉडल आया था आपका, ये बात आपको याद रखनी है। याद रखना, तो जीवन का भौतिक आधार क्या है? ए जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा? तो हक्सले ने कहा। कब कहा? 1863 में। पुरकिंजे जो ने नामकरण किया था तो 1840 में। और यदि जीव द्रव्य की बात किया जाए, जीव द्रव्य की बात किया जाए तो जीव द्रव्य क्या है? अर्धपारगम्य पदार्थ है। यानी अर्धपारगम्य क्या है? जीव द्रव्य क्या है? अर्धपारगम्य पदार्थ है। ये बात आपको याद रखनी है इस जैव द्रव्य के बारे में। क्या है? अर्धपारगम्य
पदार्थ है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जीव द्रव्य के बारे में, तो ये पदार्थ है तो इसमें लिक्विड पानी होगा, इसमें पानी की मात्रा आपसे प्रश्न पूछी जाती है कि जीव द्रव्य में पानी की मात्रा कितनी होती है, 60 से 70% क्या रहता है, इसमें पानी रहता है। और जीव द्रव्य की यदि बात करें तो कोशिका के कोशिकांग रहते हैं, इसी में ही क्या रहते हैं, कोशिका के कोशिकांग, यानी जो भी कोशिकांग है वो कहाँ रहेंगे, इस जीव द्रव्य में ही रहते हैं। कोशिका के कोशिकांग उपस्थित होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका केंद्रक है, और आपका क्या है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ये सब जैसे एक केंद्रक है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर रिक्तिका है, ये सब जीव द्रव्य में ही रहते हैं, कोशिका के कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ये बात आपको याद रखना। तो जीव द्रव्य के संबंध में, ये जीव द्रव्य से इतने प्रश्न आपके लगातार पेपरों में पूछे गए हैं। यानी ये क्या है, ये जो लिक्विड जैसा यानी पानी के जैसा दिख रहा है, यही क्या है, जीव द्रव्य है। और इसमें ही क्या है, जीवन का भौतिक आधार है। ये किसने कहा था, तो हक्सले ने कहा था। हम लोग अब कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं, एक एक कोशिकांग को। पहला कोशिकांग हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहला कोशिकांग हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बात याद रखना आपको, ये बात आपको याद रखना। हम अगला कोशिकांग पढ़ते हैं, चौथी जो चीज पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, ये तीसरी थी, तो ये क्या पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता, दूसरा नाम इसे क्या कहा जाता, सूत्रकणिका। इसका नाम क्या दूसरा देखने को मिलेगा आपको, सूत्रकणिका, या इसे ही कहा जाता है बायोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, बायोप्लास्ट। ये बात आपको याद रखना है। इतने नामों से आपके माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, जो कोशिका का अगला कोशिकांग है। किन किन नामों से जाना जाता है, तो सूत्रकणिका, बायोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक नाम और आप लोगों ने इसका देखा होगा, कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह भी इसे ही कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज यदि बात करें तो किसने किया, तो कॉलीकर ने क्या किया, कॉलीकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कॉलीकर ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, कॉलीकर। और इनके साथ एक व्यक्ति और देखने को मिलते हैं, अल्टमैन। ये दो व्यक्ति देखने को मिलते हैं, किससे संबंधित, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के संबंध में। और यदि इसका नामकरण की बात किया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, इसका नामकरण किसने किया, तो सी बेंडा ने किया। किसने किया, सी बेंडा। सी बेंडा बोलने से कार्ल बेंडा लिखा रहता है, कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ये बात आपको याद रखनी है। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। इसमें क्या होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, श्वसन की क्रिया होगी, तो इससे क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। यानी कहां से, एटीपी से, एडीपी से ऊर्जा कहां होगी, जब क्रिया संपन्न होगी तो हमें क्या मिलेगी, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी। और आपको एडीपी को याद रखना, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, फॉस्फेट। और इसको याद रखना, एटीपी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये प्रश्न आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, याद रखना,
ये कैसे है? तो ये एटीपी एटीपी यानी ऊर्जा हमें कैसे होगी, यानी जब भी श्वसन की क्रिया होगी तो पहले एडीपी के रूप में होगी, और जब श्वसन की क्रिया संपूर्ण हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। और आपको ये भी बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा प्राप्त होगी वो 36 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। कितने एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होगी? तो 36 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें क्या संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इससे क्या होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया ये जंतुओं में भी होता है, ये पादपों में भी होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में, जंतु व पादप कोशिकाओं में, दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है। और यदि आपकी इसकी आकार की बात करें तो ये वर्तुलाकार का होता है। वर्तुलाकार कैसे आकार का होता है? तो वर्तुला आकार का होता है। और ये कैसी है? एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ये दोहरी झिल्ली नुमा है, दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली नुमा का मतलब ये दो झिल्लियों से ढका रहता है, दोहरा आवरण पाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है। और आपको ये भी बात याद रखनी है कि जो क्रिस्टी, अगर श्वसन की बात करें तो श्वसन की क्रिया संपन्न कहां से होगी, तो आपको याद रखना सबसे पहले इस तरीके से आपका माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये देख लो। और कुछ इस तरीके से इसमें क्या बटे होंगे, पार्ट बटे होंगे। और ये यही कहलाएंगे आपके क्या, क्रस्टी, क्रस्टी। और यही से धरी क्या होगी, श्वसन की क्रिया होगी। और जब श्वसन की क्रिया संपूर्ण हो जाएगी तो क्या मिलेगी, इसमें ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा किस रूप में मिलेगी, तो हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि माइटोकॉन्ड्रिया की और बात किया जाए तो क्या है, पहला तो यही है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, और ये क्या कहा जाता है, इनके उपनाम भी याद रख लेना, नामकरण भी इनसे पूछा जाता है। तो यदि बात किया जाए तो जो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी, इसमें क्या पाया जाता है, F1 कण, F1 कण ऑक्सीसोम होते हैं, F1 कण ऑक्सीसोम होते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, F1 कण ऑक्सीसोम होते हैं जो क्या करते हैं, श्वसन में सहायक होते हैं। और यदि बात करें इसकी संरचना की, यदि बात करें तो इस संरचना क्या है, आकृति तो वर्तुलाकार है, संरचना यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी संरचना क्या है, बैक्टीरिया के समान है, बैक्टीरिया के समान। ये क्या है, बैक्टीरिया के समान कार्य करता है। बैक्टीरिया के समान कार्य करने का मतलब क्या है, इसमें स्वयं का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है, यानी स्वयं का डीएनए होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें क्या होते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 70S राइबोसोम होते हैं। यही कारण है कि ये बैक्टीरिया की भांति कार्य करता है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया क्या है, तो ये बैक्टीरिया आपका क्या है, यूकेरियोटिक कोशिका की तरह है, यूकेरियोटिक कोशिका की भांति है, कोशिका की भांति। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका की भांति है, तो यूकेरियोटिक कोशिका। क्यों, क्योंकि इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और 70S राइबोसोम जो क्या होंगे, 70S राइबोसोम आपके कहां होते हैं, तो यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। यानी ये क्या है, ये कोशिका का ही कार्य कर रहे हैं,
कोशिका के अंदर भी एक कोशिका का एक प्रकार निभा रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता? अगला फैक्ट याद रखिएगा, इसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिका वाला कोशिकांग, कोशिका के अंदर कोशिका वाला कोशिकांग क्या है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्रकण का या बायोप्लास्ट ही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इतने सारे फैक्ट आपके इस माइटोकॉन्ड्रिया से पूछे जाते। पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कॉलिकर ऑल्टमन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को कितने नामों से जाना जाता है? तो सूत्रकण का, माइटोकॉन्ड्रिया, बायोप्लास्ट, इसकी खोज कॉलिकर ऑल्टमैन ने किया। इसे क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका के अंदर कोशिकांग वाला, कोशिका के अंदर कोशिका वाला कोशिकांग किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो सी वेंडा ने, यानी कार्ल वेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। और श्वसन की क्रिया संपन्न कहां से शुरू होती है? तो क्रस्टी। क्रस्टी में क्या पाए जाते हैं? F1 कण ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, जो श्वसन की क्रिया में संपन्न, श्वसन की क्रिया में मदद करते हैं। जब श्वसन की क्रिया क्या हो जाए? संपन्न हो जाती है, तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा में एटीपी के रूप में मिलती है, जो 36 एटीपी की ऊर्जा प्राप्त होती है। एटीपी का नाम आपको पूरा याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यदि आपसे पूछ ले कि माइटोकॉन्ड्रिया किस कोशिका की भांति होता है, तो यूकेरियोटिक कोशिका की भांति होता है। क्यों? क्योंकि इसमें 70 एस राइबोसोम पाए जाते हैं, इसमें स्वयं का डीएनए होता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस कोशिकांग में स्वयं का डीएनए होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रिस्टी कहां पाई जाती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली होती है? तो दोहरी झिल्ली नुमा संरचना है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे वाले लेक्चर में हम आने वाले कोशिकांगों को पढ़ेंगे। आप लोगों को कैसा कंटेंट लग रहा है, कैसी क्लासें लग रही हैं, यदि आप लोगों के लिए उपयोगी हैं तो क्लास को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका कोई भी एग्जाम हो, मेरी गारंटी ये है कि आपका हर एग्जाम में मेरी क्लास से मिल जाएगा। एक शब्द भी अगर आएगा ना, तो मैं गारंटी ले रहा हूं मेरी क्लास से मिल जाएगा। तो आगे शेयर करें। मिलते हम लोग आगे वाली लेक्चर में, मिलते हम लोग कोशिकांगों के अन्य कोशिका के अन्य कोशिकांगों से। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।